अगर हम एक ऐसे बोर्ड गेम की कल्पना करें जो कई घंटों से चल रहा हो, सभी खिलाड़ियों ने अपने मोहरे सेट कर लिए हैं, रणनीतियां बन चुकी हैं, लेकिन अचानक खेल के बीच में नियम बदल दिए जाएं। और नए नियम ये कहें कि जिस खिलाड़ी के पास बोर्ड पर सबसे ज्यादा मोहरे हैं उसे ही अतिरिक्त शक्तियां दी जाएंगी। बिल्कुल। जाहिर है, जिन खिलाड़ियों ने कम मोहरों के साथ बेहतर रणनीति बनाई थी, वे तो इसका विरोध करेंगे ही। देखा जाए तो आज देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर जो कुछ भी घट रहा है, वो सब इसी बदलते हुए बोर्ड गेम की तरह है। सही कहा। इस गहन अध्ययन में हम उन सभी महत्वपूर्ण स्रोतों, अखबारों की कटिंग और रिपोर्ट्स का एक साथ विश्लेषण करेंगे जो इस जटिल तंत्र को समझने के लिए सबसे अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आज की इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझेंगे। मतलब ये देखना है कि कैसे संसद की सीटों के गणित से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पश्चिम एशिया का युद्ध, ये सब एक बड़ी भू-राजनीतिक पहेली के टुकड़े हैं। तो इसी पहेली के पहले टुकड़े से शुरुआत करते हैं। भारत का बदलता हुआ राजनीतिक ढांचा। मेरा मतलब है 131वां संविधान संशोधन और बहुचर्चित परिसीमन बिल। ये तो काफी गर्म मुद्दा है। हाँ, मूल स्रोतों के अनुसार सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को फिर से तय करने की तैयारी में है। 1971 और 2001 से जो सीटों की संख्या पर फ्रीज लगा हुआ था, वो अब हटने वाला है। राइट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लोकसभा की अधिकतम सीटें 850 तक हो सकती हैं, राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35। लेकिन इसका असर देखिए, हिंदी भाषी राज्यों का प्रतिनिधित्व 43% से बढ़कर 48% के पार चला जाएगा। मतलब यूपी को 58 और बिहार को 32 नई सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल। वहीं दक्षिण राज्यों का हिस्सा 24% से घटकर लगभग 20% रह जाएगा। देखो, यहाँ जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी है वो प्रतिनिधित्व बनाम प्रदर्शन की है। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो विरोध है वो इस बात पर है कि उनके राज्यों ने दशकों तक परिवार नियोजन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। हाँ, जो राष्ट्रीय लक्ष्य थे। बिल्कुल। 1971 में जब सीटों को फ्रीज किया गया था तो उसके पीछे का तर्क ही यही था कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान ना हो। अब जब वो रोक हटेगी तो उन राज्यों को लगता है कि उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए एक तरह से सजा दी जा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही एक व्यक्ति एक वोट नहीं है? हाँ, ये तर्क भी अपनी जगह है। मेरा मतलब है, जिस राज्य में ज्यादा लोग हैं वहां के लोगों को संसद में समान प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। अगर यूपी या बिहार की आबादी ज्यादा है तो क्या वहां के नागरिकों के वोट की कीमत दक्षिणी राज्यों के नागरिकों से कम होनी चाहिए? मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही जटिल संवैधानिक दुविधा है। एक तरफ एक व्यक्ति एक वोट का आदर्श है और दूसरी तरफ हमारा संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म है। ये कुछ वैसा ही है जैसे वित्त आयोग द्वारा टैक्स के बंटवारे में होता है, जहां ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा फंड मिलता है। बिल्कुल, और विकसित राज्य शिकायत करते हैं। लेकिन परिसीमन का मामला सिर्फ जनसांख्यिकी का नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा संवैधानिक पेंच फंसा है। आप 33% महिला आरक्षण की बात कर रही हैं? हाँ, जो 2029 तक लागू होना है। तथ्य यह है कि बिना सीटों की कुल संख्या बढ़ाए वर्तमान लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना राजनीतिक रूप से लगभग असंभव है। अच्छा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मौजूदा 1/3 पुरुष सांसदों को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। एकदम सही। इसलिए महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन के जरिए सदन का आकार बढ़ाना सरकार के लिए एक संवैधानिक अनिवार्यता बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे डेमोग्राफिक्स देश की सीमाओं और सत्ता को फिर से खींच रही है, और इसी डेमोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आप नई निर्वासन नीति की बात कर रहे हैं? हाँ, अवैध प्रवासियों के लिए नई डिपोटेशन पॉलिसी। स्रोतों के अनुसार अब हर जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स बनेगी। किसी भी संदिग्ध की पहचान करने के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। 90 दिन? ये तो बहुत कम समय है। बिल्कुल। और 10 फुट ऊंची दीवारों वाले होल्डिंग सेंटर बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, अवैध प्रवासियों के आधार और पैन कार्ड रद्द किए जाएंगे। 90 दिन की ये समय सीमा इस पूरी नीति का सबसे अहम तकनीकी पहलू है। पहले होता ये था कि अवैध प्रवासियों की पहचान तो हो जाती थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में सालों लग जाते थे। हाँ, वो राजनयिक प्रक्रिया है।
राइट। अब इस नई नीति का उद्देश्य उस लाल फीताशाही को खत्म करना है और आधार और पैन कार्ड रद्द करने का सीधा मतलब है कि राज्य अब केवल भौतिक सीमाओं को ही सुरक्षित नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें इकोनॉमी से भी काट रहा है। बिल्कुल, वो प्रवासी को अर्थव्यवस्था के फॉर्मल सिस्टम से पूरी तरह से बाहर कर रहा है। जब हम राज्य की शक्तियों के विस्तार की बात करते हैं तो ये केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, डिजिटल दुनिया में भी इसका असर दिख रहा है। हाँ, तेलंगाना का हेट स्पीच बिल। एकदम सही। तेलंगाना का नया हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2026। इस बिल में 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और ये गैर जमानती अपराध है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा विवादित बिंदु है वो है एक नामित अधिकारी या डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान, जो बिना किसी कोर्ट के आदेश के डिजिटल सामग्री हटा सकेगा। हाँ, देखो, आलोचकों का मानना है कि ये प्रावधान सीधे तौर पर शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को चुनौती देता है। अगर हम आईपीसी की धारा 153A या 295A को देखें जो हेट स्पीच से निपटती हैं, तो उनमें एक प्रॉपर जांच प्रक्रिया होती है, एक न्यायिक सीमा होती है। राइट। लेकिन इस नए बिल के तहत एक कार्यकारी अधिकारी को ये तय करने की शक्ति मिल जाती है कि क्या हेट स्पीच है और क्या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों की चिंता यही है कि हेट स्पीच की परिभाषा बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। हाँ, जो एक के लिए हेट स्पीच है हो सकता है दूसरे के लिए फ्री स्पीच हो। बिल्कुल, और बिना अदालती आदेश के कंटेंट हटाने की ये शक्ति आसानी से राजनीतिक सेंसरशिप का हथियार बन सकती है। वहीं सरकार का तर्क है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट के इस दौर में तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तो ये एक स्पष्ट पैटर्न है जहां राज्य अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सब नीतियों के बीच वो आम नागरिक कहाँ खड़ा है जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहा है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अगर हम अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आएं तो हाल ही के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी HCES के आंकड़े एक बहुत ही अलग कहानी बयां करते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि महानगर ही आर्थिक वृद्धि के इंजन है, लेकिन डेटा के अनुसार ग्रामीण भारत अब खपत में शहरी भारत को पछाड़ रहा है। महंगाई समायोजित आंकड़ों के मुताबिक बिहार में ग्रामीण खपत 4.7% और ओडिशा में 4.5% बढ़ी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.4% है। बिल्कुल। मैं इसे एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट यानी ढांचागत बदलाव की तरह देखती हूँ। ये सिर्फ महामारी के बाद का कोई छोटा उछाल नहीं है। अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें तो शहरों में आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की महंगाई ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। हाँ, उनकी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है यानी गैर जरूरी खर्च, वो सीमित हो गया है। इसके विपरीत ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे में निवेश, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और कृषि विविधीकरण ने एक सुरक्षा जाल तैयार किया है। अच्छा, तो बिहार और ओडिशा जैसे राज्य जो ऐतिहासिक रूप से पीछे थे, वहां ये वृद्धि ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि वहां उपभोग का बेस ही कम था। लेकिन इन आर्थिक आंकड़ों की चमक के पीछे एक बहुत ही गहरा विरोधाभास छिपा है। वो क्या? एक तरफ डेटा कहता है कि ग्रामीण भारत ज्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही असंगठित मजदूर जो सड़कें बना रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, वे भीषण गर्मी में अपनी जान गंवा रहे हैं। ओ, थर्मल इनजस्टिस। हाँ, स्रोतों ने इसे यही सटीक नाम दिया है, तापीय अन्याय। भारत के 57% जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं और लगभग 40 से 49 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस गर्मी की सीधी मार झेल रहे हैं। देखो, थर्मल इनजस्टिस आज के समय का सबसे बड़ा वर्ग भेद है। जो समाज का संपन्न वर्ग है वो तो एसी कमरों, गाड़ियों और दफ्तरों के जरिए इस प्रभाव को टाल सकता है। राइट। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर या रेडी पटरी वाले के लिए तापमान सीधा उसकी आजीविका से जुड़ा है। अगर तापमान 45 डिग्री है तो वो काम नहीं कर सकता, और काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल यही बात है। और शायद यही कारण है कि अब राइट टू कूल की मांग जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के M.K. रंजीत सिंह फैसले का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार माना गया है। हाँ, इस फैसले के बाद राइट टू कूल को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत देखने की कानूनी जमीन तैयार हुई है। इसका व्यवहारिक मतलब ये होगा कि सरकारों को अब इसे सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं मानना होगा। तो फिर क्या मानना होगा? इसे एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड या व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरा मानना होगा। मतलब निर्माण कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से ठंडे आश्रय बनाना,
दोपहर के काम के घंटों में बदलाव करना। और अत्यधिक गर्मी के दिनों में मुआवजे की व्यवस्था करना। एकदम सही। ये सब भविष्य की नीतियां बन सकती हैं। लेकिन एक तरफ हम मौसम की चरम मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे खुद के बनाए हुए पर्यावरणीय संकट हैं। आप फूड वेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, UNEP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इसका आंकड़ा किसी को भी असहज कर सकता है। दुनिया में हर साल 1.5 बिलियन टन खाना बर्बाद होता है और इसमें से 60% बर्बादी हमारे घरों से होती है। ये आंकड़े सच में डरावने हैं। और बात सिर्फ खाने की नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि 1 किलो चावल उगाने में लगभग 5000 लीटर पानी लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे हम वर्चुअल वाटर ट्रेड या आभासी जल व्यापार कहते हैं। जब हम एक थाली खाना कूड़ेदान में फेंकते हैं तो हम सिर्फ उस अन्न को नहीं फेंक रहे होते, हम पानी भी फेंक रहे होते हैं। बिल्कुल, हम उस भोजन को उगाने, प्रोसेस करने और ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल हुए हजारों लीटर भूजल को नाले में बहा रहे होते हैं। ऐसे देश में जहां कई राज्य जल संकट से जूझ रहे हैं, भोजन की बर्बादी असल में जल संसाधनों की बर्बादी है। और जल संसाधनों की बात करें तो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो भी एक बड़ा चिंता का विषय बनकर उभरा है। कुंभ, छठ पूजा और गणेश उत्सव जैसे विशाल आयोजनों के कारण नदियों में BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। देखो, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो जब भारी मात्रा में दूध, घी या फूल जैसे ऑर्गेनिक मैटर नदी में बहाए जाते हैं तो पानी में मौजूद बैक्टीरिया उन्हें डिकम्पोज करने का काम शुरू करते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण ऑक्सीजन का स्तर इतना गिर जाता है कि मछलियां और अन्य जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। इसी को BOD का बढ़ना कहते हैं। राइट। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक आदतें जब आज की विशाल जनसंख्या की स्केल पर की जाती हैं तो वे आधुनिक पारिस्थितिकी के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। ये तो हुई हमारे देश की आंतरिक चुनौतियों की बात। लेकिन कोई भी देश आज एक अलग थलग द्वीप नहीं है। एक आम नागरिक की रसोई से लेकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार तक सब कुछ वैश्विक भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। स्रोतों में पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी का विस्तृत जिक्र है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है और दूसरी तरफ केरल के एक निर्यातक के 8.5 लाख रुपए के तरबूज और खरबूजे युद्ध के कारण शिपिंग कंटेनर में सड़ गए। क्या बात करें, 8.5 लाख? हाँ। अब इसे समझने के लिए हमें उस सप्लाई चेन के गणित को देखना होगा जो हजारों किलोमीटर दूर युद्ध के मैदान को भारत के एक खेत से जोड़ता है। इस स्थिति को कूटनीति की भाषा में चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी कहते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। और जब अमेरिका वहां नाकाबंदी करता है, जिसे चीन ने भी खतरनाक बताया है, हाँ, तो मालवाहक जहाजों को सुरक्षित रास्तों के लिए पूरा अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता है। इसका नतीजा, माल भाड़ा 3 गुना हो जाता है, जहाजों का बीमा प्रीमियम आसमान छूने लगता है। और जो फल 15 दिन में पहुंचने थे उन्हें 40 दिन लगते हैं। बिल्कुल। केरल के निर्यातक का नुकसान इसी टूटी हुई सप्लाई चेन का सीधा परिणाम है। और ये सिर्फ एक निर्यातक की कहानी नहीं है। UNDP की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इस युद्ध के कारण भारत के 25 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा सकते हैं। 25 लाख? हाँ, भारत की गरीबी दर 23.9% से बढ़कर 24.2% होने का अनुमान है। वहीं S&P ने चेतावनी दी है कि अगर तेल $130 प्रति बैरल तक जाता है तो भारत की विकास दर 0.8% तक गिर सकती है। मेरा सवाल यह है कि एक आम इंसान के लिए इस अर्थशास्त्र को कैसे डिकोड किया जाए। एक दूर देश का युद्ध भारत के गांव में गरीबी कैसे बढ़ाता है? देखो, इसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत सीधा और क्रूर है। जैसे ही वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $130 तक पहुंचती हैं, भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। राइट। और भारत में लगभग सारा माल ट्रकों के जरिए सड़कों पर ट्रांसपोर्ट होता है। बिल्कुल। तो डीजल महंगा होने का मतलब है माल भाड़ा बढ़ना, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पर पड़ता है। इस फूड इन्फ्लेशन के कारण उस मजदूर या किसान की परचेजिंग पावर गिर जाती है, जिसकी आय स्थिर है। मतलब जो परिवार पहले महीने में अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा था, वो अचानक से उन बुनियादी चीजों का खर्च नहीं उठा पाता और तकनीकी रूप से गरीबी रेखा के नीचे खिसक जाता है। बाप रे,
इसी भयंकर आर्थिक झटके से बचने के लिए कूटनीतिक संतुलन साधना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि एक तरफ पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होर्मुज को खुला रखने पर फोन पर बातचीत होती है। और दूसरी तरफ भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता टालने के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक कारण है। नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं। अच्छा, मध्यावधि चुनाव। हाँ, भारतीय कूटनीतिज्ञ ये भली भांति जानते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदल सकता है, जिससे वहां की टैरिफ नीतियां रातों रात बदल सकती हैं। तो किसी भी लॉन्ग टर्म व्यापार समझौते पर साइन करना जोखिम भरा होगा। एकदम सही। इसलिए भारत एक हेजिंग रणनीति अपना रहा है, इंतजार करो और देखो। और जब एक तरफ अमेरिका के साथ भारत इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। ये बैठक बहुत खास है। हाँ, क्योंकि पश्चिम एशिया के युद्ध के बाद पहली बार ईरान और यूएई के अधिकारी एक ही मेज पर आमने सामने होंगे। ये वैश्विक मंच पर भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आज के इस मल्टीपोलर दुनिया में कोई भी देश एक खेमे में बंद कर नहीं रहना चाहता। भारत ने खुद को एक ऐसे स्विंग स्टेट और मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है जिस पर अमेरिका भी भरोसा करता है, और जो ईरान और यूएई जैसे परस्पर विरोधी देशों को भी बातचीत की मेज पर ला सकता है। ग्लोबल साउथ अब अपनी नीतियां खुद तय कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन बाहरी झटकों से बचने के लिए सिर्फ कूटनीति काफी नहीं है ना, घरेलू स्तर पर भी सुरक्षा मजबूत करनी होती है। सही कहा। रक्षा के क्षेत्र में जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के सौदे पर रक्षा मंत्री की नजर है, और उद्योग के क्षेत्र में निम्न श्रेणी के लौह अयस्क यानी लो ग्रेड आयरन ओर पर रॉयल्टी नियमों को आसान बनाया गया है। ये दोनों ही कदम भारत की सामरिक और आर्थिक ऑटोनॉमी के लिए अहम है। प्रोजेक्ट 75I की पनडुब्बियां जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक से लैस होंगी, वो हिंद महासागर में हमारी समुद्री सीमाओं और उन्हीं व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने के लिए जरूरी हैं, जिन पर हमने अभी चर्चा की। रक्षा और पनडुब्बी का मामला तो स्पष्ट है, लेकिन इस पूरी वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की चर्चा में ये लो ग्रेड आयरन ओर का मुद्दा अचानक से कहाँ जुड़ता है? मैं बताती हूँ। ये सीधा हमारे एमएसएमई सेक्टर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है। भारत के पास लौ अयस्क के विशाल भंडार हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारा लो ग्रेड है। तो क्या उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसे साफ करने की प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। इसलिए कई छोटी स्टील कंपनियां उच्च श्रेणी का अयस्क आयात करने को मजबूर होती थीं। सरकार ने नियमों में ढील देकर और रॉयल्टी कम करके इस घरेलू अयस्क के इस्तेमाल को आर्थिक रूप से फायदेमंद बना दिया है। अच्छा, इसका नतीजा ये होगा कि स्पंज आयरन बनाने वाले छोटे उद्योगों को सस्ता कच्चा माल मिलेगा। बिल्कुल, उनकी आयात पर निर्भरता कम होगी और वे वैश्विक बाजार के झटकों से बचे रहेंगे। तो आज के इस गहन अध्ययन के सारे तार अगर एक साथ जुड़े जाएं, तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ राज्य अपनी जनसांख्यिकी को कंट्रोल करने के लिए परिसीमन और नई निर्वासन नीति ला रहा है, और दूसरी तरफ डिजिटल स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हेट स्पीच बिल। हाँ, वहीं ग्रामीण भारत का आर्थिक इंजन तेजी से चल रहा है, लेकिन वो थर्मल इनजस्टिस की चपेट में है। और इन सब के ऊपर हॉर्मुज जल डमरू मध्य की एक नाकाबंदी भारत के 25 लाख लोगों को गरीबी में धकेलने की ताकत रखती है। तथ्यों का ये जाल यही साबित करता है कि आज के दौर में घरेलू नीति और विदेश नीति के बीच की दीवार पूरी तरह से ढह चुकी है। आप अपनी अर्थव्यवस्था को तब तक सुरक्षित नहीं रख सकते जब तक आपकी विदेश नीतियां और जलवायु नीतियां मजबूत न हों। एकदम सही। और इसी संदर्भ में इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो इन सभी स्रोतों के परे है, लेकिन जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? आज हमने नई निर्वासन नीति की बात की, जो 10 फुट ऊंची दीवारों के जरिए अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बनी है। हमने थर्मल इनजस्टिस और वैश्विक आर्थिक झटकों की भी बात की। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। जब जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर और बढ़ेगा, नदियां सूखेंगी और पड़ोसी देशों में भीषण गर्मी के कारण खेती बर्बाद होगी, तब जो लोग विस्थापित होंगे, क्या वे केवल आर्थिक शरणार्थी होंगे? ये एक बेहद डरावना लेकिन यथार्थवादी परिदृश्य है। क्या भविष्य में आर्थिक शरणार्थी और जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजीज के बीच का अंतर पूरी तरह मिट नहीं जाएगा? बिल्कुल मिट सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी आज की कोई भी निर्वासन नीति, कोई भी टास्क फोर्स या 10 फुट ऊंची दीवार उस आने वाले विशाल जलवायु प्रवासन से निपटने के लिए सक्षम है? प्रकृति की भौगोलिक सीमाओं को हम राजनीतिक सीमाओं से कैसे बांध पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है।
इसी गंभीर सवाल के साथ आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। इन सभी पहलुओं का खुद विश्लेषण कीजिए, इन कड़ियों को जोड़िए और ज्ञान की इस निरंतर यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।